2024 में होने जा रहे लोकसभा और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी समालखा में शक्ति केंद्र प्रमुखों के लिए शक्ति केंद्र प्रमुख संगठन नाम से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम समालखा के पट्टी कल्याणा स्थित सेवा साधना केंद्र में हुआ और कार्यक्रम में प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि 2024 विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ने के लिए बीजेपी 4 लाख पन्ना प्रमुखों को तैयार करेगी और इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रांत के संचालक पवन जिंदल, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, सांसद संजय भाटिया, सांसद किशोर पवार समेत तमाम नेता मौजूद रहे और आखिर में इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होने पहुंचे। और खबर अंबाला से है, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आज लठ नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी तो प्यार से बात करती है, समय देती है, लेकिन कांग्रेस ने अपने राज्य में किसानों पर लठ चलाने का काम किया और गालियां भी दी, गोलियां भी साथ में चलवाई गई। वहीं इन्हें सपने में नजर आ जाती है। इनको कहां पे लठ नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी तो सबके साथ प्यार से बात करती है, पूर्ण समय देती है, पर इनको अपने राज की जो इन्होंने किसानों पर लठें चलाई हुई हैं, गोली चलाई हुई है, इनको वो सपने में नजर आ जाती है। रविवार को निकाय मंत्री कमल गुप्ता यमुनानगर पहुंचे और नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मेयर मदन चौहान भी साथ रहे। इस दौरान कमल गुप्ता पत्रकारों से रूबरू हुए और कहा कि प्रॉपर्टी आईडी में बहुत कमियां हैं। कमल गुप्ता ने कहा कि गलतियां होना स्वाभाविक है, जिसे हम मजबूती के साथ दूर करने में जुटे हैं। हमारे काफी इश्यूज हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का है, स्वामित्व योजना है, अनऑथोराइज्ड ऑथोराइज्ड कॉलोनीज का है, स्वच्छ भारत मिशन है। और हमने जो ये कहा है कि जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, ऐसे लोकल गवर्नमेंट भी होती है, उनका बजट अलग अलग होता है और फिर किस तरह से ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी को करना चाहिए, इस तरह से अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की है, उनका रिव्यू लिया है और ऐसा हमने सोचा है कि हम पूरे 22 के 22 दिनों में प्रवास करेंगे, हर जिले में जाएंगे, वहां के जिले के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे इन सभी विषयों पर बातचीत करके, रिव्यू करके काम को इम्प्रूव करने का जो प्रयास है, ये हमारा लक्ष्य है। यमुनानगर में 2 अप्रैल को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होने वाला है। इसी को लेकर 2 दिन तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान दौरे पर रहे। वहीं हरियाणा के एकमात्र विपक्षी राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी यमुनानगर के 2 दिवसीय दौरे पर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन त्यागी के निवास पर मीडिया से बातचीत को लाठी से दबाने का प्रयास करते हुए कहा है, तो वहीं विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है वे उनके मुद्दों को लेकर आए। इसी को लेकर विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम रखा गया। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी है तो वे बीजेपी में है। आदमपुर उपचुनाव में राविंदरजीत कृष्ण पवार गुर्जर करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का 14 अप्रैल को सोनीपत में समापन होगा। वहीं विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार लोगों की आवाज नहीं आए, अरविंद शर्मा मनीष ग्रोवर पर आरोप लगा रहे हैं। जेजेपी बीजेपी सरकार में खींचतानी महकमों को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी में गुटबाजी है। तो सरपंचों का मामला तो आपके सामने है। ये भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसमें सरकार ये कह रही है कि भ्रष्टाचार की वजह से हमने किया और ई टेंडरिंग भ्रष्टाचार का उत्तर है। ये भ्रष्टाचार को केंद्रीकरण करने का इन्होंने किया। ई टेंडरिंग को जो पिछले समय जब सरपंचों का चुनाव नहीं हुआ था, इतने समय से काम चल रहा था, तो ई टेंडरिंग से पहले तो काम नहीं करा रहे थे और जो काम करा रहे थे वो अधिकारी और
ठेकेदार मिलके आपके पास हम रिपोर्ट लेके आया, वो जो एक पूरा रिकॉर्ड लेके आएंगे। हमारे एक साथी ने आज उसको एकत्रित करने का काम किया है कि जब ये टेंडरिंग की विंडो खुलती है उसके 1 घंटे में बंद कर देते हैं। कौन वो ठेकेदार है जो बैठ के उसके साथ बैठता है कि भाई जो है टेंडरिंग की विंडो खुल के और वो तभी बैठने का काम करते हैं? कौन कौन वो ठेकेदार है? ये क्या, ये जो है भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण करने के लिए सरकार ये इस प्रकार की बात कर रही है। खबर करनाल से है, जहां पंजाब के किसानों ने करनाल की सब्जी मंडी में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लगभग 2 दर्जन किसानों को मंडी आड़तियों ने मटर की फसल का भुगतान नहीं किया। बता दें, करनाल मंडी में मटर की फसल बेचने वाले पंजाब के किसान धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने बताया कि 2 दर्जन किसानों ने मंडी के एक फर्म को 2 करोड़ 85 लाख की मटर बेची थी। फसल लाने और बेचने का पूरा रिकॉर्ड उनके पास है। आड़तियों ने किसानों की 26 लाख की पेमेंट रोक रखी है, जिसके लिए किसान लगातार चक्कर काट रहे हैं। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी फसल का पूरा भुगतान नहीं मिलता वे धरने पर बैठे रहेंगे। पंजाब के तरनतारन जिले के किसानों की मटर की फसल यहाँ करनाल सब्जी मंडी में 593 नंबर दुकान पर पहुंचती थी, जो करीब 2 करोड़ 85 लाख की फसल यहाँ पर आई है। उसमें से बाकी पेमेंट दे दी गई, 26 लाख रुपया पेंडिंग रह गया। वो पिछले 2-2.5 महीने से ये चक्कर मार रहे हैं किसान, इनको परेशान किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। वो पेमेंट दे नहीं रहे थे, तो पिछले 3 दिनों से ये पंजाब के किसान आके यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है? किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब तो मैं आगू सत्यन सिंह अल्लोवाल जी। जो मेरे गांव से लगभग 2 करोड़ 85 लाख रुपए की जो मटर की फसल इस मंडी में इस दुकान में आई है, उसकी जो पेमेंट है लगभग 26 लाख रुपया जो रोक लिया गया है, उसको लेने के लिए लगभग हम 2.5-3 महीने से जहां धक्के खा रहे हैं और 17 तारीख को हम जहां दरी बिछा के बैठ गए हैं मटरों की अपनी जो है पेमेंट लेने के लिए। और हम जितनी बार भी चक्कर काटे हैं जहां, और हमें हर बार जो है लारा लगा के भगा दिया गया है कि आज कल करते करते 3 महीने निकाल दिए। ये पंजाब के किसान भाई तरन जिले के कई गांव से मटर यहाँ भेजते थे, जो शिव गंगा फूड कंपनी है 593 नंबर नई सब्जी मंडी करनाल। ये लोग वहां से इनसे किसानों से मटर ले आते थे। 3-4 करोड़ का मटर आया, लास्ट में 30-40 लाख रुपए की इनकी पेमेंट रोक ली और अब देने में आनाकानी कर रही है। पिछले 3 महीने से ये चक्कर काट रहे हैं। 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर दूर से ये आते हैं, इनको ट्रका के भेज देते हैं। और रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रेवाड़ी और आसपास के इलाकों में हुई बरसात, गांव पाली गोठड़ा में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, किसानों के माथे पर खींची चिंता की लकीरें। सरसों और गेहूं की फसल को भारी नुकसान। बड़ी खबर आपको रेवाड़ी से बता रहे हैं, जहां पर रेवाड़ी और आसपास के इलाकों में भारी बरसात हुई है और गांव पाली गोठड़ा की बात करें तो बारिश के साथ वहां पर ओलावृष्टि भी हुई। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें इसे बारिश ने खींच दी है। सरसों और गेहूं की फसल को भारी नुकसान अब बताया जा रहा है। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रेवाड़ी और आसपास के इलाकों में बरसात हुई है। गांव पाली गोठड़ा में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, किसान के माथे पर खींची चिंता की लकीरें। सरसों और गेहूं की फसल को भारी नुकसान। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, जहां पर रेवाड़ी और आसपास के इलाकों में बरसात हुई है। अगर बात करें रेवाड़ी के गांव पाली गोठड़ा की, तो बारिश के साथ ओलावृष्टि भी यहां पर देखने को मिली। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई है, क्योंकि अब सरसों और गेहूं की फसल को भारी नुकसान इससे बताया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है बारिश ने पकी हुई फसल पर अपना कहर बरसाया है। ये तस्वीरें आपको ओलावृष्टि की दिखा रहे हैं। रेवाड़ी के गांव पाली गोठड़ा से तस्वीरें हैं और रेवाड़ी के गांव की तस्वीरें खेतों में, जहां पर फसल पूरी तरह से बारिश की वजह से लेट गई है। किसानों को अब चिंता सताने लगी है और एक बार फिर मौसम ने जो करवट बदली है, उसके बाद में किसान अब परेशान होने लगे हैं।
दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है। रविवार को एक बार फिर से दिल्ली नोएडा में बादल छाए रहे। वहीं गुरुग्राम के कई इलाकों में रविवार को दूसरे दिन भी तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में अगले 1 घंटे के दौरान तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि का अनुमान भी लगाया है। फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है यही रहे, इतना सुंदर फील हो रहा है। मौसम एकदम ठंडा हो चुका है, ठंडी लग रही है। कभी हम देख भी रहे थे, आप इंजॉय कर रहे थे कि बर्फ गिरी हुई है काफी फैमिली से, जैसे बर्फ पड़ी हुई है लिटरली। तो सच में बर्फ पड़ी हुई है या ऐसी कुछ और है? नहीं, ये ओले है, बर्फ तो नहीं है। काफी अच्छा लग रहा है देख के, और ऐसा बिल्कुल मतलब लगी ना ओले पड़े हुए, लग रहा है कि बर्फ जैसी पड़ी हुई है। और मुझे लगता है थोड़ी देर और पड़ता तो और जगह दिखाई देती है, अपना सड़क की भी दिखाई देती पड़ी हुई है। हाँ, तो अभी मतलब कल तक तो परसों तक तो जब बारिश नहीं हुई थी तो मौसम ऐसा गर्म सा हो रहा था, और अचानक से ऐसा लग रहा है फिर से जनवरी वाला माहौल हो गया है, और थोड़ा सा लग रहा है जैकेट पहनना पड़ेगा बाइक पे निकलते हुए। NH 48 के दिल्ली जयपुर मार्ग पर रात जाम खुलवाने के लिए जा रहे दारूहेड़ा के सेक्टर 6 थाना SHO को विपरीत दिशा से आ रहे कैंटर चालक ने कुचलने की कोशिश की। कैंटर और हटिया गाड़ी के बीच में फंसकर घायल हुए SHO को निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहीं पुलिस ने कैंटर चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या के अपराध सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें, SHO रजनीश कुमार रात को SPO पवन के साथ गश्त पर थे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास वाहनों का जाम लगा हुआ था। जाम खुलवाने के लिए रजनीश जोनियावाट कट और पहुंचे वहां पर तो एक कैंटर चालक गाड़ी को विपरीत दिशा से लेकर आ रहा था। SHO रजनीश ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया तो उसने उसी दिशा में कैंटर ले जाने की जिद की। SHO ने गाड़ी को एक और खड़ी करने के बाद मोबाइल से उसकी फोटो ली। SHO ने अपने बयान में आरोप लगाया कि फोटो लेते ही कैंटर चालक आवेश में आ गया। उसने कैंटर सीधे उस पर चढ़ाने की कोशिश की। रुकवाने की कोशिश की तो उसने रोकने की बजाय उसको स्पीड अप कर लिया कैंटर को, और जिसमें जो और जान से मारने की कोशिश की अधिकारी को, और तुरंत ही जो सब इंस्पेक्टर रजनीश है उनको उपचार के लिए हमने हॉस्पिटल एडमिट कराया है। और उचित जो इसमें लीगल एक्शन बनता था कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी उन पे अटैक किया और जान से मारने की कोशिश की गई। इसमें इस संबंध में हमने ये दर्ज कर लिया है, और तुरंत ही कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। भिवानी के नीम चौक से एक व्यापारी की स्कूटी से चोरों ने 5 लाख रुपए उड़ा लिए। बदमाशों ने 2 मिनट में ही इस वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि शहर के सर्राफा व्यापारी अजीत शुक्रवार दोपहर को घंटाघर स्थित PNB बैंक से पैसे लेने के लिए गया था। बैंक से 5 लाख रुपए लेकर व्यापारी नीम चौक स्थित अपने घर में किसी कार्य के लिए अंदर गया। अजीत ने बताया कि मात्र 2 से 3 मिनट में वह घर से वापस आ गया। जब स्कूटी देखी तो उसकी डिग्गी का लॉक टूटा हुआ था और पैसे गायब थे। उसने थाना में पहुंचकर सारी वारदात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मैंने पहले भी यही कहा था कि बेरोजगारी जैसे बढ़ रही है वैसे वारदात भी बढ़ रही है। आज कल 12 बजे हमारे एक व्यापारी से 5 लाख रुपए जो कि बैंक में लेके आया था, घर पहुंचा था, डिक्की से गायब कर दिए गए थे। उसके बाद वो व्यापारी थाने में गया। उसका मेरे पास फोन आया था कि हम थाने में हैं। मैं भी तुरंत वहीं थाने में गया, जाके कार्रवाई करी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी। क्या मामला था, क्या यहाँ तक अब तक सुराग लग पाया कोई पुलिस के द्वारा? जो पुलिस कार्रवाई कर रही है जी, और छानबीन पुलिस ने कर रही है। मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। आगे जैसा भी होगा पुलिस में जरूर बता देंगे। तो कैसे ये निकलने का, कैसे कोई भाई आपकी डिग्गी का ताला तोड़ा गया था, कैसे कोई अच्छा 20 स्पेशल चाबी बना के कोई ऐसा निकाला गया, ऐसा कुछ आपने कैसे डिग्गी में कैसे देखा? मैंने डिग्गी खोली तो मेरा बैग गायब था। पुलिस ने FIR दर्ज करके और छानबीन के लिए शहर के जो मेन जिस रूट से आए हैं, जो पीछे लगे हैं, उनको CCTV के कैमरों से फुटेज ले ली है और जल्द ही उनको शनाख्त करके ये कौन थे और इनको नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाया जाए।
बिल्डर की मनमानी से परेशान लोगों ने सरकार और बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फरीदाबाद के सेक्टर 80 में अंसल बिल्डर की अंसल क्राउन हाइट नाम से प्रोजेक्ट में सपनों का घर सपना ही बन गया। सरकार और बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी और धरना प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों ने अब सरकार से सीधे दो हाथ करने की तैयारी कर ली है। इसके बाद अब लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इनकी सुनवाई नहीं होती तो वो आमरण अनशन भी करेंगे। listening, take some action against the builder और कोई तो हमें सपोर्ट करे। कोई प्रॉमिस किए इतने सारे कुछ नहीं किया। सारा 95% दे चुके हैं, 70-80 लाख रुपए ले चुके हैं ये लोग हमसे, जिसमें ना कोई इंटरेस्ट है। और केस जीतने के बावजूद केस भी कोई कोर्ट का ऑर्डर ये लोग ऑनर नहीं कर रहे हैं। आज इतने साल हो गए हमारे को फ्लैट का कोई नहीं पता। 95% पैसा हम लोगों ने उनको दे चुके हैं और हम अभी तक किराए के घरों में रह रहे हैं। गवर्नमेंट हमने लोन ले रखे, हमारे लोन चल रहा है, EMI चल रहा है और हम लोग बंधे हुए, हम कुछ कर नहीं सकते। हम इस लेवल तक बिल्डर या उनके क्या नाम प्रतिनिधि से बात हुई होगी, क्या कहते हैं सर? उनसे बात भी हुई है, उनको चिट्ठियां भी लिखी हैं, उनके ऑफिसों में भी गए हैं। फर्स्ट फॉल्स प्रॉमिस हर बार पिछले 4 साल से दिसंबर 30 को मिल जाएगा, दिसंबर कर करके वो बढ़ाते जाएगा। ये है कि अब 2011 में इन्होंने प्रॉमिस किया था, पैसे 95% ले चुके हैं और अभी तक ये फ्लैट्स ये देख रहे हो, इधर 1 मिनट ये दिखाओ ना फोटो। जी नहीं हो बिल्कुल ये ऐसे के ऐसे खड़े हुए हैं। ये बन के तैयार खड़े हुए कहते हैं जो अभी तक दे नहीं रहे। 6 साल इसको भी हो गए। अब पैसा लोगों ने कहां से पैसे उठा के उधार लेके जैसे भी लोन लेके अपना इनके दिए। एक किस्त भी अगर नहीं जाती थी 24% टैक्स वो लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे और दिए लोगों ने। अब ये हाल है कि फ्लैट ही नहीं दे रहे। सर ये प्रोजेक्ट जो है वो 2006 में लॉन्च हुआ था और 2006 के बाद ये 2010 में रीलॉन्च हुआ था, जिसमें कि टावर, ये वाला टावर और ये वाले टावर दोबारा रीलॉन्च किए गए थे रीसेल में। उसके बाद मैंने बुक कराया था ये टावर 2010 में। मैंने फ्लैट है सामने वाले टावर में, टावर 10 में 2010 में मैंने बुक कराया था और 2010 के बाद इन्होंने प्रॉमिस किया था कि 3 साल के बाद ये डिलीवर कर देंगे ये प्रोजेक्ट को। लेकिन 3 साल के तो क्या, आज हम 2023 में बैठे हैं और 2010 का बुक किया फ्लैट आज तक देखो आप किस कंडीशन में है। सर जी ऐसे ही हमारे से केवल 12-13 साल हो गए, पैसे ले चुके हैं। पहले हमें बता रहे हैं कि आपको 2 साल में फ्लैट मिल जाएगा, फिर अगले 2 साल में मिल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कहना शुरू किया कि उनका जो पार्टनर था गांधी लोकल, वो पैसे हमारे खा गया। तो उसके बाद इनका एक एजेंट बैठा था, नरूला नाम का मैनेजर था, वो कहते हैं सबको ये बहकाता जा रहा था गांधी पैसे खा गया। लेकिन जब हमारी यहाँ लोकल गांधी से बात हुई, कहते मैंने पैसे से कोई भी नहीं खाया, सारा अंसर वालों का है। वो कहीं से पता लगा कि इन्होंने यहाँ के फ्लैट बेच के और गुड़गांव में कुछ प्रॉपर्टीज ले ली हैं। गुलचिका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम अमृतपाल को लेकर पंजाब के सभी राज्यों में अलर्ट। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर लगाए गए इंटर स्टेट नाके। पंजाब से आने वाले वाहनों की हो रही जांच। गुलचिका में लगाए गए 6 इंटर स्टेट नाके। टटियाना नाके पर भी प्रशासन के पुख्ता इंतजाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुलचिका से बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमृतपाल को लेकर पंजाब के सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर लगाए गए इंटर स्टेट नाके। पंजाब में आने वाले वाहनों की हो रही जांच। गुलचिका में लगाए गए 6 इंटर स्टेट नाके। टटियाना नाके पर भी प्रशासन के पुख्ता इंतजाम। इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं गुलचिका से सामने आ रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं और अमृतपाल को लेकर पंजाब के साथ ही राज्यों में भी नाके लगाए गए हैं और साथ ही राज्य भी अलर्ट मोड पर है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वाहनों की चेकिंग यहां पर की जा रही है और पंजाब से आने वाले वाहनों की सघन चेकिंग यहां पर की जा रही है। गाड़ियां रोक रोक कर पुलिस प्रशासन यहां पर चेकिंग कर रहा है। टटियाना नाके पर भी प्रशासन के पुख्ता प्रबंध देखने को मिले। अधिकारी के द्वारा भी ये जो वारदात पंजाब में हुई है, इसके संबंध में जो भी अपने यहाँ भाई गाड़ी की चेकिंग है, असला ना हो, हथियार ना हो, या तो वहाँ के मुंशी अभी तक जो मुंशी बाकी हैं उनको जब तक वारंट नहीं होते, जब तक वहाँ शांति नहीं होती, तब तक अपना ध्यान यही कार्रवाई करेगी। नहीं सर, यहाँ अभी
अभी तक यहाँ को वेपन नहीं मिला, ना कुछ मतलब ऐसा मिला जिससे कोई शक हो। संदिग्ध वस्तु। हाँ, बस यही है कि अपना मतलब ये अपना लगे हुए राज्य के, जब तक ये मतलब वहाँ है कार्रवाई। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब और हरियाणा पुलिस ने पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी है। बस, कार, ट्रक सहित आने जाने वाले वाहनों को रोककर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि पंजाब ने कल से इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है ताकि सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाई जा सके और शांति बनी रहे। वहीं जींद CIA 1 और CIA 2, गढ़ी पुलिस, सदर और सिटी पुलिस मोबाइल गाड़ियों के तहत गश्त कर रही है। पुलिस अधिकारियों के डायरेक्शन पे कल रात से हमारा नाका पर हमने लगाया हुआ है, जिसमें CIA की टीम भी शामिल है, CIA नरवाना, 1st, 2nd और थाना गढ़ी का भी, और विद वेपन के साथ हमने लगाया। ये अमृतपाल के संबंध में लगाया है। अगर इस साइड से वो निकलता है तो किसी भी सूरत में हम उसको जाने नहीं देंगे और किसी भी प्रकार का कोई लाइन ऑर्डर खराब होने नहीं दिया जाएगा। यमुनानगर में पेंशन एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष SL दुरेजा ने कहा कि देश के कई राज्यों में पेंशन को 65 वर्ष पूरे होने पर 5% बढ़ोतरी, 70 वर्ष होने पर 10% बढ़ोतरी और 75 वर्ष होने पर 15% पेंशन में बढ़ोतरी का प्रावधान है। लेकिन हरियाणा में कमेटी इस मामले को सही ठहरा चुके, लेकिन उसे आज तक लागू नहीं किया गया। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष BK मेहता, रोडवेज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रोशन लाल शर्मा का कहना है कि सरकार को तुरंत पड़ोसी राज्यों की तरह हरियाणा में भी पेंशनर के पेंशन में बढ़ोतरी करके उन्हें ये लाभ दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेंशनर्स के हक में फैसले दिए गए हैं, उनका सरकार जो है बजाय कि SLP सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है, वो कई साल पे चलते रहते हैं, उसका जो है समाधान सरकार जल्दी करे ताकि हमारे पेंशनर्स को उसका बेनिफिट मिले। बहुत से साथी तो पेंशनर्स को बेनिफिट नहीं मिलता और वो सड़क से डाल जाते हैं। तो इसलिए जो हमारी ये डिमांड्स हैं, इनको सरकार वायदा करती है लेकिन उसको पूरा नहीं करती। तो इसी उद्देश्य के लिए आज हम यहाँ मांग पत्र भी देंगे और उन मांगों के बारे में अपने साथियों से बताएंगे। सबसे हमारी जो मेडिकल वाली है, मेडिकल कैश इसके सब एम्प्लॉइज को सब टैग मिलना चाहिए, उसके लिए कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। हमारा तो ये विचार है। और कुछ कहना चाहिए कि जो ये 20% 80 में देते हैं, वो 70 साल जो एज कम्प्लीट हुए तो 5%, 75 की हो जाए 10%, तो और उसके ऊपर जो आगे 15%, ये सब लेनी चाहिए। ये पेंशनर्स एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का एनुअल फंक्शन है जो हर वर्ष हम करते हैं, और इस फंक्शन में जो भी गतिविधियां पेंशनर्स की हुई हैं पूरे वर्ष के अंदर, वो उनको बताते हैं। जो अकाउंट्स का है वो बताते हैं, क्या खर्चा है, क्या आमदन हुई है। और इसके अलावा जो भी हमारी मांगे हैं, जो सरकार से, हरियाणा सरकार से मांगे हैं पेंशनर्स की, वो हम DC महोदय के मार्फत से CM साहब को भेजते हैं।